हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं सुनीता आपके अपने चैनल प्लस माइनस में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद में हमने पढ़ा था कि भाई 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। और एक और मैंने बताया था आपको कि व्यक्तिवाचक विशेषण। इनमें क्या था? गुणवाचक विशेषण में तो हमने पढ़ा था कि भी पदार्थ के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, इन सब के बारे में पढ़ा था। परिमाण में मापना, तोलना, माप तोल, लीटर, किलोमीटर, ये नाप तोल का था। फिर है संख्यावाची। किसी भी चीज़ में संख्यावाची संख्या दे दी जाती है, उसमें भी निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक 2 प्रकार के भेद होते हैं। सार्वनामिक है, जो शब्द सर्वनाम से बने हैं विशेषण, वो सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। और व्यक्तिवाचक में आते हैं कि भाई जैसे हम बना दिया जाता है कि भाई जैसे मैंने बताया था कि हरियाणा, हरियाणवी लोग, हाँ, तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि भाई विशेषण की अवस्थाएं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं और उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। आज हमारा ये टॉपिक रहेगा उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, आज हम इन बातों पर हम अपने इस क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि भाई जैसे अवस्थाएं होती क्या हैं ये बताते हैं। क्या कि भाई जिस प्रकार ये वस्तुओं के जो परस्पर क्या होते हैं, गुण और दोषों का मिलान करने को, गुण और दोष के मिलान करने को क्या कहते हैं? तुलना कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलना कहते हैं। और इस तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाओं के कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। क्या कहते हैं? मैं लिख देती हूँ कि विशेषण की अवस्थाएं यानी वस्तुओं के परस्पर क्या है कि वस्तुओं के परस्पर गुण दोष, क्या लिखेंगे? गुण दोष के मिलान को तुलना कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलना कहते हैं। अब तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? एक होती है मूल अवस्था। क्या होती है? मूल अवस्था। दूसरी होती है उत्तर अवस्था। और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था। ये 3 प्रकार की विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। अब ये हम उसमें डिग्री में भी पढ़ते हैं कि भाई डिग्री होती हैं तीनों। मूल अवस्था को क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री। उत्तर अवस्था को कहते हैं कंपैरेटिव। और उत्तम अवस्था को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। अब मैं बताती हूँ मूल अवस्था क्या होती है। कि भाई मूल अवस्था होती है कि इस अवस्था में, कौन सी? मूल अवस्था में क्या होते हैं कि
उसके वस्तु के गुण दोष को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं कि इस अवस्था में वस्तु के गुण की तुलना या गुण और दोष की तुलना किसी अन्य के साथ नहीं करते हैं। क्या कि इस अवस्था में किसी भी और के साथ इसकी तुलना नहीं होती है। वह उस वस्तु के या उस व्यक्ति के अपने गुण दोष होते हैं। इस अवस्था में पदार्थ के गुण दोष पदार्थ के गुण दोष की तुलना किसी दूसरी वस्तु के साथ नहीं की जाती है। गुण दोष की तुलना किसी दूसरी वस्तु के साथ नहीं की जाती है। वह अपनी मूल अवस्था में रहता है, यानी मूल रूप में रहता है। जैसे बालक होशियार है। अब ये जो है बालक होशियार है, इसमें हम किसी के साथ किसी की तुलना नहीं कर रहे हैं। किसी के भी के बता दिया कि भाई बच्चा जो है वो क्या है, होशियार है। हम दो के बीच में इनको ये नहीं बता रहे हैं कि भाई ये उससे होशियार है, नहीं। इसमें केवल क्या कहते हैं कि मूल अवस्था में, इस अवस्था में पदार्थ के गुण दोष की तुलना किसी दूसरी वस्तु के साथ नहीं करते हैं। केवल उसके गुण दोष अपने ही होते हैं, वह चाहे गुण हो चाहे दोष हो। अब हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि बालक जो है वो क्या है, चोर है। तो उसके गुण और दोष, गुण बताया कि होशियार है और दोष बता दिया कि वह चोर है, लेकिन वह उसका अपना है, किसी और का हम यहाँ पर गुण और दोष नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर हम तुलना नहीं कर रहे हैं। दूसरी अवस्था आ जाती है आपकी उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था में हम दो में, दूसरे नंबर पर आता है तो दो में तुलना करते हैं हम कि यह उससे श्रेष्ठ है, यह उससे अच्छा है। दो का मुकाबला करते हैं, दो की तुलना करते हैं। दूसरा क्या है, उत्तर अवस्था। उत्तरावस्था भी लिख सकते हैं, उत्तर अवस्था भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि भाई इस अवस्था में दो पदार्थों की तुलना करते हैं हम। किसकी तुलना करते हैं, दो पदार्थों की तुलना करके बताते हैं कि एक दूसरे से उसको बढ़ाकर भी या घटाकर भी बता देते हैं। ठीक है। इस अवस्था में दो वस्तुओं की तुलना करके उनको बढ़ाकर या घटाकर बताते हैं। जैसे अब हम लिख देते हैं, मोहन सोहन से सुंदर है। मोहन सोहन से सुंदर है। अब यहाँ हमने तुलना कर दी कि मोहन जो है वो सोहन से सुंदर है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और ले लेते हैं, कृष्ण राम से अधिक होनहार है। कृष्ण राम से अधिक होनहार है। अब ये बता दिया कि दो व्यक्तियों में तुलना कर दी कि भाई कौन किस से अधिक होशियार है। तो यहाँ पर तुलना किस में हो रही है, दो में हो रही है।
अब इस उत्तर अवस्था को एक इसमें जो पॉइंट होते हैं कि इसको सूचित करने के लिए हम क्या कर देते हैं, से अधिक भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, से अधिक भी लिख देते हैं। और ज़्यादातर शब्द जो है वो हिंदी में क्या आ जाते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। उन तत्सम शब्दों के साथ हम तर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तत्सम शब्दों के साथ तर प्रत्यय लगाकर उत्तरावस्था बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे हम लिख देते राम श्याम से अच्छा गायक है। श्याम से अच्छा गायक है। ठीक है। लेकिन इसको हम लिखेंगे कि राम श्याम से श्रेष्ठतर है। श्याम से श्रेष्ठतर है, यानी राम जो है वो श्याम से श्रेष्ठतर है। तर प्रत्यय लगा दिया ना कि श्रेष्ठतर है। श्रेष्ठ क्या है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जब हमने पढ़ा था कि तत्सम तद्भव के तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब एक और हम उदाहरण ले लेते हैं कि भाई उसका कंठ मुझसे मधुरतर है। यानी कि उसका गला मेरे गले से ज़्यादा मीठा है, मधुरतर है। दो में तुलना हो गई ना कि भाई उसका गला, उसका कंठ मुझसे मधुरतर है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अब हम करते हैं इसका तीसरा पॉइंट, उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था में क्या होता है कि इसमें हम बहुत सारे की तुलना एक से, यानी एक को श्रेष्ठ बताते हैं, एक को अच्छा बताते हैं। क्या कि उत्तमा अवस्था को बताने के लिए, उत्तमावस्था को यानी इस अवस्था को बताने के लिए हम एक को श्रेष्ठ बताते हैं। क्या कहेंगे कि इस अवस्था में अनेक वस्तुओं में एक वस्तु को बढ़ाकर या घटाकर बताते हैं। इस अवस्था में अनेक वस्तुओं में एक को बढ़ाकर या घटाकर बताते हैं। क्या था, इन अनेक वस्तुओं में एक को बढ़ाकर या घटाकर बताते हैं। इस अवस्था को हम कैसे बताते हैं कि भाई इसमें क्या होता है कि सबसे, इनमें किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, सबसे, सब में या फिर तत्सम शब्दों के साथ तम प्रत्यय जोड़कर उत्तमा अवस्था बनाते हैं। कौन कौन सा, सबसे, यानी यह सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे श्रेष्ठ है। सब में, यह व्यक्ति सब में क्या है, अच्छा है या सब में श्रेष्ठ है। और भाई तम प्रत्यय क्या लिख देंगे, जैसे उच्चतम है, वह बच्चा जो है वो सबसे उच्चतम कोटि का है। तो क्या है कि सब में
पूरी क्लास में हो, पूरी क्लास में हम अगर एक बच्चे को सर्वश्रेष्ठ बताना है, अच्छा बताना है, तो क्या करेंगे कि श्रेष्ठतम है, यह बच्चा क्या है, श्रेष्ठतम है। अब कुछ लोग बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर हम मान लें या हम भी कह देते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे देश के यानी भारत देश के सबसे श्रेष्ठतम नेता हैं। क्या हैं? श्रेष्ठतम नेता हैं। कोई भी वाक्य बन सकता है, जैसे शास्त्री जी भारत के क्या हैं, क्या थे? अब हम कह सकते हैं कि सबसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री थे, श्रेष्ठतम। शास्त्री जी भारत के श्रेष्ठतम प्रधानमंत्री थे। तो ये चीज़ें यानी सबसे श्रेष्ठ, आज तक भी ये सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई शास्त्री जी ही सबसे हैं, ये सबकी अपनी सोच है। मैं अपनी सोच के अनुसार आपको बता रही हूँ कि भाई क्या है कि भाई शास्त्री जी जो है वो आज तक भी हिंदुस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो सबसे श्रेष्ठ थे, यानी सबसे श्रेष्ठतम थे, सबसे अच्छे थे। सभी प्रधानमंत्री की तुलना हमने एक से की है। ये देखो, हमने इसकी परिभाषा में कि इस अवस्था में अनेक वस्तुओं में एक को बढ़ाकर या घटाकर बताया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब इसकी कुछ विशेष बातें हैं थोड़ी सी दोनों की, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था की। यानी इन दोनों को क्या कहते हैं कि जैसे हम संस्कृत भाषा में उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को सूचित करने के लिए हम क्या करते हैं, तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। ये मैंने जब आपको बताया तो उसमें क्या है कि भाई जब संस्कृत भाषा में हम वचन पढ़ते हैं तो उसमें 3 वचन हैं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी एक वचन में केवल एक, द्विवचन में 2 में और बहुवचन में बहुत सारे में, यानी एक को। तो ठीक है, मतलब बहुत सारे। लेकिन हिंदी में क्या है, वचन 2 ही हैं, एक वचन और बहुवचन। अब लेकिन हम इसको क्या करते हैं कि ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं। इसीलिए यहाँ पर हम संस्कृत भाषा के नियमानुसार ही उनके बारे में बात करते हैं, या उन शब्दों की संख्या यहाँ पर बहुत सारी है, इसलिए उसमें तर और तम प्रत्यय जोड़ करके इसकी विशेषण की अवस्थाएं बनाई जाती हैं। क्या कहते हैं कि भाई अतः संस्कृत के नियमानुसार ही ऐसे विशेषणों मैं बताती हूँ। कौन कौन से? ये है मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब जानना चाहो देखने को तो देख सकते हो कि जैसे तर इसका तर और तम इसका तम, यानी कि जो दूसरी भाषा है, यानी जिनको हम उत्तरावस्था बनाने के लिए उत्तर का त और र जोड़ देते हैं, उत्तमावस्था बनाने के लिए त और मा जोड़ देते हैं। किसमें? मूल अवस्था में। किसमें जोड़ेंगे? मूल अवस्था में। अब मूल अवस्था में क्या क्या, जैसे हम लिख दिया कि मूल अवस्था में एक शब्द ले लिया हमने, सुंदर। क्या ले लिया? सुंदर। तो इसका क्या हो जाएगा? सुंदरतर और सुंदरतम और सुंदरतम। अब एक शब्द और, जैसे उच्चतर, उच्चतम, न्यूनतर, न्यूनतम। अब जैसे उच्चतर, यानी ये बढ़ाकर बता दिया, न्यूनतम ये घटाकर हो गया। उच्च का उच्चतर यानी सबसे ऊंचा है और न्यूनतम सबसे छोटा है, यानी बहुत ही कम है। तो ये घटाकर किसी भी अवस्था में, मतलब घटाकर या बढ़ाकर, एक को उत्तमावस्था में क्या कहते हैं कि बहुत सारों में क्या कहते हैं, किसी भी उसको पदार्थ को घटाकर या बढ़ाकर बताया जाता है। केवल एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। इसमें 2 में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है और मूल अवस्था में उस पदार्थ के अपने गुण दोष होते हैं।
अब हम यहाँ लिख देते हैं मधुर, मधुरतर, मधुरतम। ठीक है। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। अधिकतम ये मैंने आपको बताई कि विशेषण की कुछ अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। आशा है आपको ये सारी तीनों अवस्थाएं आपको समझ में आई होंगी। अब हम आपको बताते हैं कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या होते हैं। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या होते हैं। क्या होते हैं? उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। ठीक है। उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं कि भाई वाक्य में जब हम स्थान की दृष्टि से जब हम वाक्य करवाएंगे तो उसके जो अंग होते हैं, क्योंकि अभी हमने वाक्य करवाया नहीं है, तो वाक्य के अंग होते हैं 2, उद्देश्य और विधेय। विशेषण नहीं लगता उनमें, केवल 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। अब इसमें क्या होता है कि भाई अगर हम देखें कि वाक्य में स्थान की दृष्टि से, वाक्य में स्थान की दृष्टि से क्या होगा? कर्ता ही उद्देश्य विशेषण होगा। उद्देश्य विशेषण होगा। ठीक है। उद्देश्य होगा, सॉरी, कर्ता ही उद्देश्य होगा। क्या होगा? कर्ता ही उद्देश्य होगा। अब वाक्य बनता कैसे है? वाक्य कैसे बनता है? कर्ता, कर्म, क्रिया। ठीक है। कर्ता, कर्म और क्रिया। अब ये क्या है, इसको देख लेते हैं कि वाक्य में, ये तो हमने बता दिया ना कि वाक्य में स्थान की दृष्टि से कर्ता ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। कर्ता ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। और कर्ता की विशेषता बताएं, कर्ता की हम विशेषता बताएं तो वह क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। लेकिन ध्यान रखना कि वह कर्ता से पहले हो तो उद्देश्य विशेषण होगा। वह कर्ता से पहले हो तो उद्देश्य विशेषण होगा। जैसे हम एक ले लेते हैं कि बालक पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ना क्या है? क्रिया। कर्म का फल यानी पुस्तक क्या है? कर्म। और बालक कर्ता, बालक कर्ता। यदि हम इसको यहाँ पर लिखें बुद्धिमान बालक या चतुर बालक, बुद्धिमान बालक पुस्तक पढ़ता है, तो यह बुद्धिमान क्या होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। बुद्धिमान क्या होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। क्या होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। अब इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जो विशेष्य, विशेष्य किसको कहते हैं? संज्ञा को, कर्ता को। कि जो कर्ता, जो विशेष्य, जो शब्द विशेष्य से ठीक पहले आते हैं, उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। अब है विधेय, यानी जो शब्द, अब मैं इसका पहले ही लिख देती हूँ कि जो शब्द
विशेष्य से ठीक बाद में आते हैं विधेय विशेषण कहलाते हैं। विधेय विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जैसे बुद्धिमान बालक क्या धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। तो ये क्या है, उद्देश्य से पहले आया ना, विशेष्य से पहले यानी कर्ता से पहले क्या है, ये क्या है, उद्देश्य विशेषण। क्या है, उद्देश्य विशेषण। और ये विशेषण किसकी पुस्तक की विशेषता बताई, तो ये क्या है, विधेय विशेषण। ये क्या है, विधेय विशेषण। समझ में आया होगा कि भाई उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। क्या होता है कि उद्देश्य विशेषण जो है वो क्या कहलाता है कि जो विशेष्य से ठीक पहले, जो शब्द विशेष्य से ठीक पहले आते हैं वो क्या कहलाते हैं, उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। और जो शब्द विशेष्य से ठीक बाद में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, विधेय विशेषण कहलाते हैं। आशा है आपको ये क्लास विशेषण का जो पार्ट हमारा रह गया था वो समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।